अरे तुम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हो क्या यार, वो भुजिया वाला है। कुछ ऐसा ही कहा था लोगों ने इस इंडियन भुजिया वाले को, लेकिन इस भुजिया वाले ने इस बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया कि ये मैकडॉनल्ड से भी बड़ा बिजनेस है। तो आइए जानते हैं इस इंडियन भुजिया वाले की स्टोरी को। तो कहानी शुरू होती है 1937 में, यानी कि आजादी से भी पहले। एक छोटा लड़का जिसका नाम गंगा अग्रवाल था, वो अपनी मासी को भुजिया बनाते हुए देखता था। नॉर्मली लोग इस रेसिपी में बेसन का आटा इस्तेमाल करते हैं, पर गंगा की मासी मोट का आटा यूज करती थी। तो गंगा ने इसी रेसिपी को अपने पापा की दुकान पर यूज करना स्टार्ट कर दिया और वो भुजिया बेचने लग गए। है तो ये बात काफी पुरानी, पर गंगा थे मार्केट के खिलाड़ी। उन्हें पता था कि मेरी रेसिपी तो काफी अच्छी है, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में तो ब्रांड्स सेलिब्रिटीज के एडवर्टाइजमेंट से सेलिंग करते हैं, पर 1930s में ये पॉसिबल नहीं था। पर उस वक्त भी गंगा ने ये पॉसिबल कर दिखाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शहर बीकानेर के महाराजा डूंगर जी का नाम यूज करूं और भुजिया बेचूं। आखिर वो सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना है। अब ऑब्वियसली महाराजा भुजिया की एडवर्टाइजमेंट तो करेंगे नहीं, तो गंगा ने अपने ब्रांड का नाम ही महाराजा डूंगर के नाम पर रख दिया और इसे डूंगर सेव कहने लगे। इस ब्रांडिंग से खूब कमाई हुई। जहां 1 किलो भुजिया सिर्फ 2 पैसे में बिका करती थी, वहीं पर 1 किलो 25 पैसे में बिकने लगी, यानी ऑलमोस्ट 12.5 टाइम्स रेवेन्यू। तो आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। गंगा एक दिन एक शादी पर कलकत्ता गए थे। शादी में लोग खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर गंगा जी का दिमाग कहीं और था। वहां उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपनी दुकान कोलकाता में भी खोलें। तो ये बिजनेस जो बीकानेर में शुरू हुआ था, उसकी एक और ब्रांच कलकत्ता में खुल गई। गंगा जी के बेटों ने तो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में उतनी मदद नहीं करी, पर उनके पोतों ने इसे खूब आगे बढ़ाया। नागपुर से लेकर दिल्ली तक इस भुजिया के चर्चे हुए, यहाँ तक कि आगे जाकर इस ब्रांड ने अपने रेस्टोरेंट्स भी खोले और आज इस कंपनी का रेवेन्यू 7,000 करोड़ रुपीस है। इमेजिन कीजिए कि ये ब्रांड आज इंडिया में बड़ी से बड़ी चेन्स जैसे कि मैकडॉनल्ड से भी ज्यादा कमाई करता है। आज इस कंपनी को हम हल्दीराम के नाम से जानते हैं। आज हल्दीराम सिर्फ भुजिया ही नहीं, बल्कि मिठाई, नमकीन, ड्रिंक्स, फ्रोजन फ्रूट सब कुछ बेचते हैं। और आज इनकी मार्केटिंग पहले से अलग है। पहले तो महाराजा के नाम को यूज किया जाता था, पर आज बड़ी फिल्म में हल्दीराम को एंडोर्स किया जाता है। सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान हल्दीराम की थाली खाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा मूवी की प्रोडक्शन के दौरान हल्दीराम के 1.5 करोड़ पैकेट बेचे गए, जिनमें प्रेम रतन धन पायो के स्टिकर्स लगे हुए थे। जिन लोगों ने इस वक्त ये पैकेट्स खरीदे, उनमें से 100 लोगों को हैम्पर गिफ्ट मिले और एक फैन को सलमान खान से मिलने का मौका मिला। जहां गंगा दादाजी बीकानेर के राजा से एडवर्टाइजमेंट करवाते थे, वहीं आज उनके पोते सलमान खान की फैन फॉलोइंग को यूज करके अपनी भुजिया के पैकेट्स बेच रहे हैं। पर अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली सब कुछ आसानी से तो हुआ नहीं होगा। हमें से काफी लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि हल्दीराम के पैकेट्स पर हल्दीराम स्नैक्स लिखा होता है, तो कभी हल्दीराम भुजिया वाला। अब एक ही कंपनी और एक ही ब्रांड के दो नाम कैसे, और हम दोनों में से खरीदे कौन सा, ओरिजिनल कौन सा है? तो हुआ यह था कि गंगा बिशन जी ने 1941 में हल्दीराम भुजिया वाला का ट्रेडमार्क ले लिया था। उनके 3 बेटे थे, मूलचंद, सतीश दास और रमेश्वर लाल। शुरू में इन लोगों ने बिजनेस को बढ़ाने में ज्यादा कोशिश नहीं की, पर इन तीनों के बेटों ने हल्दीराम को आगे बढ़ाया। कोलकाता में रमेश्वर लाल के बेटे ने अपनी दुकान खोली और उसे नाम दिया हल्दीराम भुजिया वाला। गंगा जी का दूसरा बेटा सतीश दास, उसके बेटे ने हल्दीराम एंड सन्स इंट्रोड्यूस किया। वहीं दिल्ली में गंगा जी के सबसे बड़े बेटे मूलचंद की फैमिली ने हल्दीराम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का कंट्रोल लिया और इसके अलावा हल्दीराम नागपुर में भी इंट्रोड्यूस किया। सब ग्रैंडसन्स एक साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने अपने ट्रेडमार्क्स लिए और अपने एरियाज में सेल करना स्टार्ट कर दिया। पर सवाल आता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है? मूलचंद और उनकी फैमिली को यह परमिशन थी कि वो हल्दीराम स्नैक्स के नाम पर कलकत्ता के अलावा दिल्ली के बाकी आउटलेट्स को हैंडल करें, जबकि रमेश्वर लाल और उनकी फैमिली के कंट्रोल में कलकत्ता वाले आउटलेट्स थे जिनका नाम हल्दीराम भुजिया वाला था। रमेश्वर लाल की डेथ के बाद उनके बेटों ने धमकी दी कि वो अपना ट्रेडमार्क दिल्ली में भी लेके आएंगे। ये डिस्प्यूट कोर्ट तक गया और 2013 में कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रेडमार्क छोटे बेटे ने कोलकाता में रजिस्टर करवाया है, वो ओरिजिनल ट्रेडमार्क से बिल्कुल अलग नहीं है, इसलिए ये इलीगल है। इसकी वजह से हल्दीराम भुजिया वाला ट्रेडमार्क के राइट्स भी बड़े बेटे को चले गए। इसके बाद उन्होंने हल्दीराम भुजिया वाले की रीब्रांडिंग करके प्रभु जी फ्रॉम द हाउस ऑफ हल्दीराम्स का नाम दिया। पर इनकी प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होती। 2020 में कोलकाता के रमेश्वर लाल के बेटे महेश की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा बवाल मचा कि उनकी बेटी ने फेसबुक पर पोस्ट डाल दी कि उनके घर कुछ गुंडे आए थे और उन्होंने काफी तोड़फोड़ करी। सारे लीगल पेपर्स वो चुरा के ले गए और सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए। यहाँ की स्टोरी में भी एक ट्विस्ट है। महेश की अपनी वाइफ मीना से अच्छी नहीं बनती थी। उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया था, पर 8 सालों से सेपरेटेड थे।
महेश को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उनका ट्रीटमेंट सिंगापुर में चल रहा था। इस दौरान जो उनकी हेल्प कर रहा था वो उनका कजन का बेटा था शरद। उनकी खराब हेल्थ के कारण शरद ने कंपनी के सारे ऑपरेशंस हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। मरने से पहले महेश ने एक विल तैयार करी जिसमें लिखा था कि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा उनके बेटे, एक हिस्सा उनकी बहन को और एक हिस्सा शरद को। इसके अलावा उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए 3 करोड़ रुपए रखे थे। पर मीना इन सब से खुश नहीं थी। उसने इस विल के अगेंस्ट चार्जेस प्रेस करे। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हल्दीराम की फैमिली में कोई झगड़ा हुआ है। आज भी अगर हम हल्दीराम्स.com की वेबसाइट पर जाकर उसका अबाउट अस पेज खोलते हैं तो उसमें सिर्फ ग्रैंडसन्स के बारे में लिखा है। वहीं अगर हम हल्दीराम.com पर जाएंगे तो एक दूसरी ही वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर किसी ग्रैंडसन के बारे में कुछ नहीं लिखा, बल्कि हल्दीराम की इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में लिखा है। डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हल्दीराम ने मार्केट में अपनी एक ऐसी मोनोपोली क्रिएट करी है कि कोई और उनकी जगह तो छोड़ो बल्कि उन्हें टक्कर देने का भी नहीं सोच सकता। सच कहें तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही है और हल्दीराम इन डिस्प्यूट्स के बावजूद हमेशा पॉपुलर होता रहा। हल्दीराम्स की स्टोरी पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है भुजिया बैरन्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हाउ हल्दीराम बिल्ट अ 500 करोड़ एम्पायर। वेल, सच तो ये है कि इस बुक का टाइटल वक्त के साथ हमेशा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आज इस एम्पायर की कीमत 24,000 करोड़ रुपीस है और आगे भी ये इंक्रीज ही होने वाली है। और हाँ, हल्दीराम्स की इंटरनेशनल टाइज भी हैं और उन्होंने एक काफी फेमस फ्रेंच बेकरी को इंडिया भी लाया है, ब्रियोश डोरी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम करेक्ट। बस इनका एक स्टोर है जो दिल्ली में है और ये इनका अकेला वेजिटेरियन स्टोर है जो सिर्फ हल्दीराम की बदौलत हुआ है। आज इंडिया में मैकडॉनल्ड के बर्गर इतने नहीं बिकते जितने ज्यादा हल्दीराम्स के पैकेट बिकते हैं। एग्जैक्टली कहें तो हल्दीराम मैकडॉनल्ड से 5 टाइम्स बड़ा है। अब इस कहानी से हमें बिजनेस के बारे में 2 की लेसन लेना जरूरी है। सबसे पहला लेसन है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहीं भी हो सकती है, वो हमारे टूथपेस्ट से लेकर हमारी चाय में कहीं भी छुपी हो सकती है। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी है अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना और उन्हें यूटिलाइज करना। किसने सोचा था कि एक सिंपल भुजिया से मेगा बिजनेस बनाया जा सकता है। दूसरा लेसन है मार्केटिंग। जब हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे सेल करना भी जरूरी है, चाहे हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो। अगर हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है तो वो उसे खरीदेंगे कैसे। हमें ये सोचना है कि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ब्रांड की क्वालिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में और भी ब्रांड्स होंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी, पर हमें स्टैंड आउट करने के लिए कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। तभी जाकर हम भुजिया जैसी आम चीज से भी $1 बिलियन मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, सुबह उठकर अपने फेस पर कोई ना कोई फेस वॉश अप्लाई करते हैं। हमने ये फेस वॉश इसीलिए चूज किया क्योंकि हमें अच्छा फील करवाता है। हम बाहर निकलते हैं तो रेस्टोरेंट से आ रही खुशबुओं को सूंघते हैं, शायद वो बर्गर बन रहा हो या कुछ भी। हम बाहर लगे पोस्टर्स को देखते हैं कि इकोनॉमी क्राइसिस हो सकती है, इसलिए हमें लोन्स लेने चाहिए। हमें लगता है कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी से चूज करते हैं, पर रियलिटी ये है कि इसके पीछे एक सच्चाई है जो हम सबसे छुपी है। कंपनीज फेस वॉश का टेक्सचर और स्मेल इस तरीके से डिजाइन करती है ताकि हमें ये पसंद आए। फास्ट फूड की स्मेल इस तरह बनी हुई होती है ताकि हमारा ब्रेन इसे डिजायर करे। बाहर लगे पोस्टर पर स्लोगन्स इस तरह लिखे होते हैं कि जब हम इन्हें पढ़ें तो हम कोई एक्शन लें। एक्शन से रिएक्शन पैदा होता है जो ब्रांड्स हमसे चाहती है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की गई थी। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को IBM का लोगो दिखाया गया और ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को एप्पल का लोगो। फिर ये देखा गया कि इन दोनों में से कौन क्रिएटिव एक्ट करता है। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स जिन्हें IBM का लोगो दिखाया गया था उन्होंने ज्यादा क्रिएटिव परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स यानी जिन्हें एप्पल का लोगो दिखाया गया था उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव डिजाइन्स बनाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एप्पल ने अपनी एक कूल फन प्रोडक्ट्स बनाने वाली इमेज बनाई है और हम ये कॉन्शियसली जानते भी नहीं है कि हम इन ब्रांड से कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एप्पल और सैमसंग के कस्टमर्स को दोनों को ब्रांड्स की न्यूज सुनाई गई और उनके MRI स्कैन्स देखे गए। देखने पर यह पता चला कि जब एप्पल्स के फैन को एप्पल की कोई अच्छी खबर सुनाई जाती है तो उनके ब्रेन में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा जाता है। सिर्फ एक नॉर्मल पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में सुनकर खुश होते हैं। लोग ब्रांड से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि वो उनकी खुद की फैमिली हो। जब सैमसंग के कस्टमर्स को सैमसंग की कोई अच्छी या बुरी खबर सुनाई गई तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, वो एकदम न्यूट्रल थे। उन्हें सैमसंग की न्यूज से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर इन्हीं कस्टमर्स को एप्पल की कोई बुरी खबर सुनाई गई तो इन लोगों में नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसका मतलब ये था कि जब एप्पल की बुराई की जाती है तो सैमसंग के कस्टमर्स खुश हो जाते हैं। इससे ये समझ आता है कि कई सारे सैमसंग के कस्टमर सैमसंग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें सैमसंग पसंद है, बल्कि इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें एप्पल से नफरत है। सब कॉन्शियसली इन ब्रांड्स ने हमारी सोच को बनाया है और हम इस बात को कॉन्शियसली नहीं जानते। एंटरप्रेन्योर्स इन्हीं ब्रांड की मदद से अपनी पोजीशन मार्केट में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, जिसका ये अंजाम होता है कि अगर उस ब्रांड के बारे में कोई बुरा भला कहें तो उनके लॉयल कस्टमर्स अपने फेवरेट ब्रांड्स को डिफेंड करने पर आ जाते हैं। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग
अपने ब्रांड में लाना मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। आप अगर इस स्टोरी से इंप्रेस हुए हैं तो आप अमेजिंग बिजनेस बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक्सेट्रा। अगर आप 1000 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।